हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चाइना ने पैंगोंग स्टैंड ऑफ पर बातचीत करने से किया इनकार। उत्तराखंड के लिपुलेख में चाइनीज ट्रूप्स की तैनाती की नई रिपोर्ट। भारत के एसपीजी स्पेशल फोर्स में किए गए हैं कुछ नए संशोधन। भारत ले सकता है रशिया के सुखोई 57 और यूएन ऑफिशियल इस्तेमाल नहीं करेगा नेपाल के नए मैप को। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आज भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 5वीं मीटिंग आयोजित की गई है और ये मीटिंग आज सुबह चाइना की साइड मोल्डो रीजन में सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। हालांकि ये तो कंफर्म था कि भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की जो 5वीं मीटिंग है वो अगले सप्ताह यानी कि सप्ताह में आयोजित की जानी है, लेकिन इस सप्ताह के पहले दिन ही आयोजित कर दी जाएगी, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। और आज की इस मीटिंग में गोगरा, पैंगोंग और डेप्सांग ये वो क्षेत्र हैं जहां पे डिसएंगेजमेंट को लेकर मुख्य रूप से बातचीत की गई है। और जबकि पैंगोंग शो वाले एरिया में चाइना ने फिंगर 5 से फिंगर 8 तक अपनी पोजीशंस को और मजबूत कर लिया है। और जबकि इंडिया टुडे की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने डिसएंगेजमेंट टॉक्स के दौरान पैंगोंग शो स्टैंड ऑफ को लेकर बातचीत करने से भी इनकार किया है। और जबकि 14 और 15 जून को कोर कमांडर्स लेवल की जो चौथी मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग से संकेत मिला था कि चाइना पैंगोंग शो सिचुएशन को लेकर बातचीत ही नहीं करना चाहता है। और जबकि रेस्टिव गोगरा पोस्ट के पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो धीरे हो गई है, लेकिन उससे ज्यादा पैंगोंग पर चाइनीज ट्रूप्स की तैनाती भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और जबकि सोर्सेज का कहना है कि आज की इस कोर कमांडर्स लेवल की 5वीं मीटिंग में भारत पैंगोंग के सभी फिंगर एरिया से चाइनीज ट्रूप्स की पूरी तरीके से वापसी को लेकर ही बात करेगा। और जबकि स्टैंड ऑफ के लंबा चलने की संभावना के चलते इंडियन आर्मी सर्दियों के मौसम के लिए पूर्वी लद्दाख के महत्वपूर्ण एरियाज पर अपने ट्रूप्स की स्ट्रेंथ, टैंक्स और अन्य वेपनरी को मेंटेन करने की तैयारी कर रही है। और जबकि आर्मी के साथ साथ एलएसी पर इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड एयर बेसिस पर हाई अलर्ट पर रहेंगे। और जबकि इंडियन ओशन रीजन में चीन पर दबाव बनाने के लिए इंडियन नेवी भी अपने एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट को जारी रखेगी। और बाकी आज के इस कोर कमांडर्स लेवल की 5वीं मीटिंग की जो भी नए अपडेट्स होंगे हम उससे अपने अगले एपिसोड में कवर करेंगे। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कुछ बटालियंस उत्तराखंड में लिपुलेख पास के पास तैनात की गई हैं। और आपको ध्यान होगा कि ये वो क्षेत्र है जो कि है तो भारत का, लेकिन अभी हाल ही में नेपाल ने इस पर अपना दावा किया है। और जबकि सोर्सेज का कहना है कि चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इस तैनाती के जवाब में इंडियन आर्मी ने भी रीइंफोर्समेंट के तौर पर पर्याप्त मात्रा में अपने कुछ ट्रूप्स को लिपुलेख पास पर मौजूद उनकी पोस्ट में मूव कराया है। और सोर्सेज का कहना है कि इस विवादित क्षेत्र के मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के इस बिल्डअप को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए हैं। और जबकि हमारे कुछ अन्य सोर्सेज के मुताबिक लिपुलेख पास और सेंट्रल सेक्टर में चाइनीज ट्रूप्स की तैनाती वाली जो रिपोर्ट है ये गलत है। हालांकि आर्मी की तरफ से सेफ्टी मेजर्स के तौर पर यहाँ पे तैनाती की गई है। अब बाकी इसमें सच कितना है कि लिपुलेख पास पर चाइना के ट्रूप्स तैनात हुए हैं या नहीं, ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेपाल की वर्तमान समय की राजनीति में चीन काफी ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। और कहने को तो नेपाल के लीडर ये कहते हैं कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है, लेकिन जिस हिसाब से चीन नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, इसको देखकर तो यही लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब नेपाल भी पाकिस्तान की तरह ही चीन का कर्जदार बन जाएगा और उसे ना चाहकर भी चीन की माननी पड़ेगी। और जबकि इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि नेपाली गवर्नमेंट ने जो अपना नया मैप तैयार किया है, जिसमें उन्होंने भारत के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में बताया है, वे अपने इस नए मैप को यूनाइटेड नेशंस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और जबकि यूनाइटेड नेशंस को लेकर ये रिपोर्ट है कि वे नेपाल के इस नए मैप को ऑफिशियल डीलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जबकि यूएन की जो वेबसाइट है उसमें भी नेपाल की टेरिटरीज में उन क्षेत्रों को नहीं दर्शाया गया है जिसका दावा नेपाल ने अभी हाल ही में किया है। और इसका कारण यह है कि यूएन अपने मैप्स खुद प्रिंट करता है और हर एक मैप कुछ न कुछ डिस्क्लेमर के साथ आता है। और जिसमें से एक ये है कि यूएन के मैप पर जो सीमाएं और नाम दिखाए गए हैं और इस मैप पर जिन डेजिग्नेशन का उपयोग किया गया है वे यूएन द्वारा उनके आधिकारिक समर्थन या स्वीकृति नहीं देते हैं। हालांकि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में अगर नेपाल अपना नया मैप यूएन को भेजेगा तो वे उसे स्वीकार करेंगे। अब वो बात अलग है कि उसका उपयोग ऑफिशियली नहीं किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के करीब 200 से भी अधिक पर्सनल्स को उनके रेस्पेक्टिव सिक्योरिटी फोर्सेस में वापस भेजने के लिए रिपैट्रिएशन के ऑर्डर जारी किए गए हैं। और ये ऑर्डर भी हाल ही में एसपीजी को लेकर किए गए कुछ संशोधन के तहत जारी किए गए हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब एसपीजी पर्सनल्स को इतनी बड़ी तादाद में वापस उनकी रेस्पेक्टिव सिक्योरिटी फोर्सेस में भेजा जा रहा है। और इन 200 सिक्योरिटी पर्सनल्स में से सीआरपीएफ के 86 ऑफिसर्स हैं, 45 हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, 23 हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ से, 24 हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी से, 17 हैं आईटीबीपी से। और जबकि बाकी अन्य पर्सनल्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स,
राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं। और इस नए संशोधन में ये भी तय किया गया है कि एसपीजी पर्सनल्स अब केवल देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देंगे, और जबकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी की अप्रूव्ड कैपेसिटी का केवल 50 से 60% हिस्सा ही इस्तेमाल होगा। एसपीजी के बारे में आपको जानकारी दे दें कि ये एक तरह की स्पेशल फोर्स है जो कि मुख्य रूप से देश के प्रधानमंत्री और उनके फैमिली मेंबर्स को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई थी। और पहले एसपीजी की प्रोटेक्शन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री को भी मिलती थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा हटा दी गई थी और जिसके बदले में उन्हें जेट प्लस सिक्योरिटी कवर दिया गया था। और इस एसपीजी फोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए कोई अलग से एंट्री नहीं होती है, बल्कि इसमें पर्सनल्स को सीएपीएफ की अलग अलग ब्रांचेस से ही लिया जाता है। और अगर आपको इस एसपीजी फोर्स के बारे में और भी डिटेल में जानना है या फिर ये जानना है कि इसे ज्वाइन कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हाल ही में यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि रशिया के 5th जनरेशन फाइटर सुखोई 57 में भारत ने अपनी कुछ रुचि दिखाई है। हालांकि जो सुखोई 57 फाइटर है, इसका रशियन एयरफोर्स के सर्विस में शामिल होना अभी बाकी है और इसीलिए भारत इस फाइटर को लेकर किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से पहले इसकी परफॉर्मेंस के प्रदर्शन का इंतजार करेगा और उसके बाद ही भारत इस फाइटर को लेकर अपनी कुछ कमिटमेंट्स दे सकता है। और इस रिपोर्ट में कुछ एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए ये भी कहा गया है कि इस बात की संभावना अभी भी बनी हुई है कि भारत सुखोई 57 फाइटर्स की कुछ लिमिटेड यूनिट्स को खरीदने के लिए गंभीर रूप से विचार कर सकता है। और उनका ये कहना है कि रशिया के साथ इसके संयुक्त रूप से उत्पादन में शामिल होने से पहले भारत इसकी कुछ लिमिटेड यूनिट्स को लेके इसकी परफॉर्मेंस को देखेगा और उसके बाद ही इस पर विचार करेगा। हालांकि हमारे ओपिनियन में इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, असल में उनका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि भारत और खास करके इंडियन एयरफोर्स अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुकी है कि उनका रशिया से सुखोई 57 फाइटर को लेने का कोई भी विचार नहीं है और इसके बदले वे भारत के 5th जनरेशन फाइटर AMCA पर ही फोकस कर रहे हैं। बाकी इस पर आपको क्या सोचना है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और बाकी इसके अलावा एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान भारत की ड्रोन मेकर कंपनी आइडिया फोर्ज के वाइस प्रेसिडेंट विशाल सक्सेना का ये कहना था कि उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन्स उनके चाइनीज काउंटर पार्ट्स की तुलना में न केवल ज्यादा एफिशिएंट है बल्कि देश के लिए ज्यादा सुरक्षित भी हैं। और उन्होंने इसके पीछे का एक प्रमुख कारण ये बताया है कि असल में जो चाइनीज ड्रोन्स हैं वो मुख्य रूप से डेटा आर्बिट्रेज जैसे बिजनेस के लिए डिजाइन किए गए हैं, यानी कि जो चाइनीज ड्रोन कंपनीज हैं उनमें आपका डेटा सिक्योर नहीं है, बल्कि ये कंपनीज इन डेटा के आधार पर बिजनेस करती हैं। और हमें ये भी नहीं पता है कि चाइनीज कंपनियां हमारे इस डेटा का कहां पर इस्तेमाल कर रही हैं और ये डेटा आखिर जा कहां रहा है। और इसलिए उनका ये कहना था कि जो इंडियन ड्रोन मेकर कंपनीज हैं वो चाइनीज कंपनीज की तुलना में ज्यादा सेफ इसलिए है क्योंकि उनके साथ चाइनीज कंपनी जैसा कोई प्राइवेसी या सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और उनके मुताबिक हम इंडियन कंपनीज पर ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इंडियन मेकर कंपनी का ड्रोन डेटा ले भी रहा है तो उसमें कस्टमर को ये सुनिश्चित रहेगा कि उसका डेटा देश से बाहर नहीं जा रहा है। इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में एक पोर्टर कंपनी को स्थापित करने की योजना बना रही है और इस प्रस्तावित कंपनी में पोर्टर्स के रिक्रूटमेंट के लिए जल्द ही एक रिक्रूटमेंट रैली को भी आयोजित किया जाने वाला है। और इस रैली में पोर्टर्स की 370 पोस्ट निकाली जाएंगी और ये रैली नाब, काइंग, आलो, मंचुका, तटेगा और टाटो में अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। और ये वैकेंसीज अरुणाचल प्रदेश के जिन जिलों के लिए निकाली जाएंगी वो मुख्य रूप से वहीं के लोकल्स के लिए रिजर्व होंगी। और बता दें कि पोर्टर्स आर्मी की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस और एफिशिएंसी के लिए एक अभिन्न अंग होते हैं क्योंकि इनकी मदद से ही कठिन इलाकों में ट्रूप्स के लिए राशन और एम्युनिशन पहुंचते हैं। और साथ ही साथ पोर्टर्स इन कठिन इलाकों पर आर्मी पोस्ट और सड़कों से बर्फ हटाने का भी काम करते हैं ताकि आर्मी के ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस में किसी भी तरह की दिक्कत न आए। इसके अलावा CISF को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। CISF ने अपने सभी जवान के लिए एक नई सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की है और इसमें सभी CISF पर्सनल्स को उनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की यूजर ID डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज न करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करने और साथ ही साथ सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के लिए भी किया जा रहा है। और अब इन नई गाइडलाइंस का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।